जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों आज आप जानने वाले हैं भारतीय वायुसेना के उन हथियारों के बारे में जिनको अभी वर्तमान में ऑपरेट किया जा रहा है, जो कि भारतीय वायुसेना को एक मजबूत बढ़त देते हैं अगर कोई भी जंग होती है। उस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर जब कुछ लोगों से पूछा जाता है भारतीय वायुसेना के बारे में, तो वो सिर्फ इतना जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के पास केवल फाइटर जेट्स, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स मौजूद है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो भारतीय वायुसेना के पास है वो है सैम, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो कि बहुत ही ज़्यादा दोस्तों घातक प्रणालियाँ मानी जाती है। और बाकायदा दोस्तों इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो भी काफ़ी कठिन होती है। इसीलिए जो भारतीय वायुसेना का जो एक सैनिक भी होता है वो इन प्रणालियों का जो अध्ययन करता है उसे बड़े पाठ्यक्रमों से गुजरना पड़ता है, यानी कि उसका जो कोर्स होता है वो काफ़ी टफ होता है। और कुछ कोर्स करने के लिए उन्हें दोस्तों देश से बाहर भी जाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से हम लोग इस वक्त खुद का भी एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा हम रशियन एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और ये नहीं इसके अलावा इसराइल का भी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको सीखने के लिए एक सैनिक को काफ़ी मेहनत लगती है। और इसी तरीके से आप उन्हें ये समझ सकते हैं कि ये जो लोग होते हैं भारतीय वायुसेना के, वो उच्च प्रशिक्षित इंजीनियर्स होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना के पास मौजूदा सैम सिस्टम की, जिसमें कि सबसे पहला सिस्टम है वो है आकाश, जिसे देश में ही घरेलू रूप से विकसित किया गया है। और ये मीडियम रेंज वाली है, इसकी स्पीड मैक 2.5 है, और दोस्तों इसका जो फ्लाइट एल्टीट्यूड है वो है 18 किलोमीटर का। इसके बाद दोस्तों आता है S-125 पिचौरा, जो कि सोवियत मूल का है। इसकी अधिकतम जो सीमा है वो 35 किलोमीटर है और उड़ान की ऊंचाई है करीबन 18 किलोमीटर की। ये काफ़ी पुरानी है, लेकिन दोस्तों अभी भी काफ़ी प्रभावी है। इसका इस्तेमाल अक्सर भारतीय वायुसेना अपने युद्धाभ्यास में करती रहती है। दोस्तों इसके बाद आती है OSA AKM, जो कि सोवियत मूल की है और ये हाईली मोबाइल है। इसकी शॉर्ट रेंज है 15 किलोमीटर की और फ्लाइट एल्टीट्यूड है 12 किलोमीटर का। इसके बाद जो अगला सैम सिस्टम आता है वो है स्पाइडर, जो कि सरफेस टू एयर पाइथन और डर्बी इसमें आते हैं। ये दोस्तों इजरायली ओरिजिन की है। इसके अलावा इसकी जो अधिकतम गति है वो मैक 4 है। अगर पाइथन की रेंज की बात करें तो इसकी 5.2 किलोमीटर है और डर्बी की है 50 किलोमीटर। उड़ान ऊंचाई यानी कि अगर फ्लाइट एल्टीट्यूड की बात करें तो पाइथन की जो फ्लाइट एल्टीट्यूड है वो है 5.9 मीटर और एम डर्बी की है 16,000 मीटर। यानी कि दोस्तों ये उन कुछ प्रणालियों में से एक है जिनका उपयोग भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जा रहा है। वहीं अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भारतीय सशस्त्र बलों में जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियां हैं उन्हें कौन इस्तेमाल करता है, और भारत S-400 मिसाइल सिस्टम भी खरीद रहा है, तो उसका इस्तेमाल कौन करेगा। तो यहाँ पर साफ तौर पर बात साफ हो जाती है कि दोस्तों एक तो भारत थिएटर कमांड की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें कि तीनों आर्म फोर्सेस की जो एसिड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा और प्रायोरिटी के आधार पर किया जाएगा। तो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि अलग अलग से जो कमांडें थी पहले उनको उसी तरीके से जैसे वो पहले तरीके से काम करती थी वैसे करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं, बल्कि थिएटर कमांड के हिसाब से काम किया जाएगा और प्रायोरिटी के आधार पर ही जो एसेट्स हैं तीनों सेनाओं के वो इक्वली बांटे जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपने ये जान लिया कि आखिरकार भारतीय वायुसेना के पास जो सैम सिस्टम्स हैं वो कौन से हैं, और इसके अलावा भारत और भी कई तरीके के जो सैम सिस्टम है वो देश में बना रहा है। और S-400 के आप समझ ही रहे हैं कि वो भारत पहुँच चुके हैं, और केवल जो बाकी के बचे जो S-400 हैं वो अभी आने बाकी हैं, जो कि जल्द ही आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा रशिया की तरफ से डिले हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से भारत ने भी अपना एक तरीके का किला बना रखा है हवाई सुरक्षा का। इतना आसान नहीं होगा दुश्मन के द्वारा सेंधमारी करना, खास करके भारतीय आकाश में। यहाँ पर दोस्तों एक बात और मैं बता दूँ आपको कि जो सैम है यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इसके अलावा दोस्तों क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं। इन प्रणालियों को मूल रूप से सेना के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यदि उन्हें जहाज प्रणालियों से या फिर पनडुब्बियों से किसी भी या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं उनसे लॉन्च किया जाता है, तो वो फिर नौसेना के नियंत्रण में आ जाती हैं। ऐसे ही दोस्तों हवा से हवा और हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलें भारतीय वायुसेना के दायरे में आती हैं। और यहाँ पर एक बात और यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए दोस्तों किसी भी प्रकार की जो मिसाइलें वो बनाई जा सकती हैं, लेकिन वो इंटरचेंजेबल नहीं होती हैं। तो आप समझ चुके हैं पूरा सिनेरियो क्या है। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।